बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं सबसे पहले तो सॉरी करना चाहूँगा कि लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिले आ चुका है। उसकी दो तीन मेन वजूहात हैं। नंबर वन, हमारी कुछ गवर्नमेंट में इंडक्शन हुई है, तो उस सूरत में उन सिलसिलों में मैं थोड़ा सा बिज़ी रहा हूँ। उसके बाद शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कश्मीर में तो वैसे ही सर्विस का इशू रहता है, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के बाद से हमारी जो सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ख़त्म है, सर्विस आ ही नहीं रही है। उस वजह से भी वीडियोस को अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल का सामना आ रहा था। तो हम कुछ अल्टरनेट्स मैंने जो है वो अपना लिए हैं। तो आई होप इंशाल्लाह कि नेक्स्ट आपको जो है वो एक मुतवातिर तरीके से लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से ये करनी है कि काफ़ी लोगों को जो है वो वॉइस का इशू आ रहा है। तो मेरी तरफ से तो वॉइस आलमोस्ट ओके ही रहती है। कहीं पे कुछ नॉइस रिडक्शन की वजह से जो है वो वॉइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम एडिटिंग में वॉल्यूम को जो है वो बूस्ट भी कर लेता होता हूँ। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वॉल्यूम फुल करके सुना करें। और अपने मोबाइल फ़ोन को जो है वो जब भी लेक्चर देखें तो लैंडस्केप मोड में वो थोड़ा सा फील इन करके देखा करें, ताकि आपको वो जो लेक्चर है, चूँकि वो फुल स्क्रीन पे रिकॉर्ड हुआ होता है, आप लोग देख उसको छोटी स्क्रीन में रहे होते हैं तो वो आप लोगों को छोटा नज़र आ रहा होता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोग मद्देनज़र रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी करना है इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले तो इसका एक सिंबल आप लोग याद रखें कि इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू दी डेफिनेशन, और देन मैं फिर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है। Definition: the sum of all form of molecular energies such as kinetic and potential energy of a substance or a system is called internal energy। क्या बात की मैंने कि किसी भी सब्सटेंस या सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूलर एनर्जीज होती हैं, जैसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, उन सब का सम उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाता है। अब मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा बात को गौर से समझें। कि देखिए मेरे पास यहाँ पे ये एक सिस्टम मौजूद है। लेट अस से ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि इन मॉलिक्यूल्स के पास कौन कौन सी एनर्जीज़ पॉसिबल हो सकती हैं। आप कहेंगे सर चूँकि गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो मोशन की वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, नंबर वन। और नंबर टू, आप ये कहेंगे कि चूँकि ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, चूँकि इनके दरमियान बॉन्डिंग भी हो रखी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपल भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इनके पास पोटेंशियल एनर्जीज भी मौजूद होंगी। तो आई गेस कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास होता ये है एक्चुअली कि किसी भी जो थर्मोडाइनमिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं या एटम्स मौजूद होते हैं, वो रैंडमली मूव भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और वो आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो उसी थर्मोडाइनमिक सिस्टम या सब्सटेंस के अंदर ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है ना, इसको हम उस सिस्टम की क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब इसी को हम फर्दर एक्सप्लोर करते हुए आगे चलते हैं। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी चूँकि किस वजह से होती है? ड्यू टू मोशन और ड्यू टू रैंडम मोशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम या सब्सटेंस के पास किस वजह से होगी, या उस सिस्टम या सब्सटेंस के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी टाइप की हो सकती है। तो याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हुई कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से होती है। और इस रैंडम मोशन में फिर तीन टाइप्स आ जाती हैं। कैसे कि काइनेटिक एनर्जीज ड्यू टू रैंडम मोशन इंक्लूड ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन कब? जब मॉलिक्यूल सीधे सीधे मूव करें, तो उसकी वजह से उनके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करें तो उनके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। या अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करें तो उनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी में जब काइनेटिक एनर्जी की बात होती है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में ये तीनों टाइप की एनर्जीज पॉसिबल हो सकती हैं: ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल।
जबकि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के पास किस वजह से होती है, इसकी क्या रीज़न है, अभी बता दिया मैंने कि पोटेंशियल एनर्जीज मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में इंट्रैक्शन की वजह से होती है, यानी अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से भी हो सकती है। एंड द पोटेंशियल एनर्जीज अराइजेज फ्रॉम द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, जैसे कि वैन डर वाल फोर्सेज हो गए, जितने भी टाइप की आपके पास डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स हो सकती है, आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, तो पार्टिकल्स के दरमियान इन बॉन्डिंग्स की वजह से, इन फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मौजूद हो सकती है। फर्दर मोर जो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस है, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी इफ़ेक्ट होगी। तो जैसे अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में पास हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अगर वो दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अच्छा, ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो ये टेक्स्ट बुक में ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों के SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि MCQs पूछे जा सकते हैं, कहीं पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कोई बात पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को किसी प्रोसेस के थ्रू चेंज किया जा सकता है, तो यस, किसी सिस्टम को हीट करने से, कूल करने से, कंप्रेस करने से उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग लाई जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर वो कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट कर लें तो हीट करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर हम उसको कूल करेंगे तो जो उनकी मोशन है वो थोड़ी सी सीज़ हो जाएगी, स्टॉप होने लगेगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फिर इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। आसान सी बात है ना, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। देखें, आसान अल्फाज में अभी यहाँ पे रह के मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा लास्टली। देखें, आपसे मैं कहूँ कि एक गैस का कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास है जी ये स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहे हैं, ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट भी कर रहे हैं, और इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन भी मौजूद है। तो बताएं कि इस सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी जब आप फाइंड करना चाहेंगे तो आप किन किन चीज़ों को सम करेंगे, आप आसान अल्फाज में क्या आंसर देंगे। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो आप करेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस, चूँकि ये अपने एक्सिस के रोटेट भी कर रहे हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और प्लस चूँकि इनके दरमियान अट्रैक्शन रिपल्शन मौजूद है तो उस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस ये तीन टाइप की जो एनर्जीज़ हैं, इसी की वजह से आपके पास क्या आ जाएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U। क्लियर होगी ये बात? ओके। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो देखें, हमने कहा दो तरीके हैं जी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के। नंबर 1, उस सिस्टम को हीट कर लें, जैसे अभी हमने कहा हीट करने से क्या होगा, कैसे एनर्जी चेंज होगी, मैं बता चुका हूँ। और नंबर 2, किसी भी सिस्टम के ऊपर आप कोई मैकेनिकल वर्क कर लें, जैसे आप बाईसाइकिल में पंप से जब हवा भर रहे होते हैं ना, तो पंप को अगर आप पकड़ के देखें वो हीट हो जाता है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क से भी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, यहाँ पे अगले पॉइंट में मैं जो बात डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि इंटरनल एनर्जी U और हीट Q, इन दोनों में क्या फ़र्क है। याद रखें कि इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद होती है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी और अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जबकि किसी सिस्टम को जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं ना, यानी जो हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट इज़ द एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, तो वो एनर्जी जो कि सिस्टम को सप्लाई की जाती है उसको हीट कहते हैं, और वो एनर्जी जो सिस्टम के पास पहले से मौजूद होती है ड्यू टू काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसको हम उसकी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ गई? आसान सी बात थी। थर्ड लास्ट पॉइंट कि इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू कभी मुहैया नहीं की जा सकती, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी टेम्परेचर के ऊपर ज़ाहिर है जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास मोशन भी होगी और उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि जैसे जिस रूम में अभी आप बैठे हैं यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं मूव तो कर रहे हैं ना, वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। आप इस रूम में मौजूद एयर की इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू तो नहीं है ना। हाँ, अगर आप रूम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन आपके पास उसकी सिर्फ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के पहले कितनी वैल्यू थी अब कितनी आई है, एग्जैक्ट क्या थी ये आप नहीं बता सकते। तो इट मीन्स
कि इंटरनल एनर्जी इज़ itself not directly measurable but change in internal energy can be calculated। किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए? हीट क्यू और वर्क डब्ल्यू को। अच्छा, ये हीट और वर्क से हम इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आगे टॉपिक आ रहा है आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि किसी भी सिस्टम को जब हम हीट क्यू सप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी यू इंक्रीज़ होती है और साथ में उस पे जो है वो वर्क डब्ल्यू परफॉर्म होता है कोई। तो यहाँ से अगर हम यू को कैलकुलेट करना चाहें तो यू कैसे कैलकुलेट हो सकती है? इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ से जी इस तरह से हम हीट एंड क्यू इनको ऑब्जर्व करते हुए हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, एमसीक्यू में अक्सर ये बात पूछी जाती है कि जो मोनो एटॉमिक गैस होती है जैसे कि हीलियम वगैरह होगी, ठीक है, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन मौजूद नहीं होता। तो चूँकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो मोनो एटॉमिक गैस की जब भी बात होगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी में सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन होगा? उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिफरेंट टाइप की जो काइनेटिक एनर्जीज हैं उन्हीं की सम की वजह से होगी। क्लियर होगी ये बात? एंड लास्टली, चूँकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि देखें जो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, उनके दरमियान अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस आ गई, अच्छा उनके दरमियान उनकी काइनेटिक एनर्जीज़ आ गई, ये सारी बातें जो हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर होती हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब चूँकि अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं जब, तो इंटरनल एनर्जी किस वजह से डिफ़ाइन हो रही है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ की वजह से ना, जो कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसी वजह से जो इंटरनल एनर्जी है ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मीनिंग दैट कि इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। तो आई गेस कि ये बात आपको 100% क्लियर होगी। अच्छा, इस सेक्शन में हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है? देखें जी, आसान सी बात, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि किसी भी गैस को आइडियल कब माना जाएगा। किसी भी गैस को आइडियल तब माना जाता है जब दो बातें होती हैं। नंबर वन, अगर उसके एटम्स या मालिक्यूल्स, ठीक है जी, उसके एटम्स या मालिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक हो। एंड नंबर टू, कि अगर उसके एटम्स या मालिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो मौजूद ना हों, तो ऐसी गैस को हम तब आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। अब बात को ज़रा गौर से समझें और ये आंसर करें कि देखें, चूँकि इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ही मौजूद नहीं हैं, तो जब ये फोर्सेस मौजूद नहीं हैं तो क्या आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करते हुए किसी किस्म की पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी? नहीं। फॉर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज़ यूजली ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मोनोएटॉमिक गैस के केस में और आइडियल गैस के केस में आपके पास जो उसकी इनकी इंटरनल एनर्जीज़ होती हैं वो जस्ट काइनेटिक एनर्जी से डिफ़ाइन होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अच्छा जी, अब एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी गैस मॉलिक्यूल की अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द रिलेशन 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी इज़ बेसिकली मेजर्ड बाय द इक्वेशन 1/2 mv², बट आप इसको मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन 3/2 kT। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें k जो है ये आपके पास कहलाता है जी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और T जो है वो इसमें टेम्परेचर है। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे जो है वो डिस्कस करूँगा, वो ये है कि देखें, हमने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? 3/2 kT से। अब ये K और T, 3/2 तो कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? टेम्परेचर के। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़रा ये चीज़ अपने दिमाग में लाएं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या चीज़ बढ़ेगी? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। यस, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और आपके पास इंटरनल एनर्जी दोनों ही टेम्परेचर के क्या होंगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आखिरी 2 पॉइंट्स की सूरत में जो वो डिस्कस की हुई है कि देखें, इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, इसकी वजह से क्या होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, देयरफॉर द इंटरनल एनर्जी
इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और इसी तरह से चूँकि ऊपर हमने ये बात डिस्कस कर ली कि सिंस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस is directly proportional to its temperature. Got it? Okay. Now we will discuss some sign conventions about the internal energy. तो देखें, let us say कि आपके पास कोई भी आपके पास थर्मोडाइनमिक सिस्टम है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि किसी ना किसी ज़ाहिर है जो भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम है वो किसी ना किसी टेम्परेचर पे तो ऑलरेडी मौजूद होगा ही, उस पर उसकी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी तब तो मौजूद होगी ही। तो लेट अस से आपके पास किसी टेम्परेचर T1 इनिशली, उसके ऊपर जो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो है U1। हमने उस टेम्परेचर को चेंज करके T2 कर लिया और जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होकर U2 हो गई। तो व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? चेंज हमेशा कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली चूँकि U2 हो गई थी, इनिशली थी वो U1, तो U2 माइनस U1 आपके पास क्या आ जाएगी? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा U। नाउ अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपने टेम्परेचर T1 था ना पहले, इसको आपने जब किया T2, तो ये T2 अगर आपने T1 से ज़्यादा किया, यानी अगर आपने सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ किया है, तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, यानी जो फाइनली आपके पास U2 है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू U1, दैट इज़ U2 विल बी ग्रेटर देन U1। और इस सूरत में हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इट इज़ कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। और सिमिलरली अगर किसी सिस्टम का हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये इसका बिल्कुल कन्वर्स है, तो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे मैंने इंक्रीजेज लिखा हुआ है, सॉरी टू से, यहाँ पे डिक्रीजेज का वर्ड है, इसको अपने पास जब भी जो भी नोट कर रहे हैं उसमें करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास चूँकि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी, तो देयरफॉर U2 जो है वो लेस देन होगी U1 से। तो इस सूरत में जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, अगर किसी सिस्टम की डिक्रीज़ हो रही है तो वो उसकी वैल्यू नेगेटिव कंसीडर होगी। एंड अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो इस सूरत में फिर इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, U2 U1 के बराबर होगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी टेकन एज 0। अच्छा जी, तो लास्टली फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक स्टेट एंड थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के बारे में। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि मैंने लिखा हुआ है, बेसिकली इसी के नीचे थोड़ा सा जो है वो उसने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, जो है वो एक जनरल सी फॉर यूर इन्फॉर्मेशन वाले टैब में, बट मैं यहाँ पे आपको जो है वो इसकी डिटेल से थोड़ा सा जो है वो बताऊँगा। देखिए, थर्मोडायनामिक स्टेट से क्या मुराद है? क्योंकि हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले भी आपने जो है वो यूनिट 3, 4, 5 में, ये जो तकरीबन हमारे पास यूनिट्स होते हैं, इसमें भी हम कुछ सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, लेकिन वो हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम होते हैं। तो किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट से मुराद ये होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोई किसी पार्टिकुलर टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है। ठीक है जी, ये उस मैकेनिकल स्टेट की सिस्टम हुई जो कि उस ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर रहा होता है। अगर हम किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात कर लें तो थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट से क्या मुराद होती है? तो आज थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। रिकॉल द फर्स्ट लेक्चर, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट्सेट्रा, characterizing the system's condition at a specific point in time. This description includes temperature, pressure, volume, internal energy, number of particles and entropy. इसमें इंथॉल्पी भी आती है, गिब्स फ्री एनर्जी भी होती है, लेकिन वो आप लोगों के लेवल की ये बातें नहीं हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। तो आसान अल्फाज में देखें कि किसी भी सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट से मुराद ये है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, उस वक्त उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, उस वक्त उसका प्रेशर कितना है, एंट्रोपी कितनी है, उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है? उस थर्मोडायनामिक सिस्टम की थर्मोडायनामिक स्टेट। अब इस स्टेट को बता कौन सी चीज़ें रही हैं, इस स्टेट के बारे में मालूमात आपको क्या चीज़ दे रही है? देखें ना, स्टेट को डिफ़ाइन करने वाली क्या चीज़, कितनी चीज़ें, 5-6 चीज़ें हैं ना। आप किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को बताना चाहते हैं, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेगा तो वो बेसिकली आपसे किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाह रहा है?
आपसे इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाह रहा है कि उस थर्मोडायनामिक सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, इंटरनल एनर्जी कितनी है, इंट्रोपी क्या है। तो उस थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। बात समझ में आ गई। दोज वेरिएबल्स विच रिप्रेजेंट्स और डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड रिमेन सेम फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम आर नाउन एज स्टेट वेरिएबल्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये बड़े लेवल की बातें। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो इम्पॉर्टेंट है कि देयर वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज़, इन स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज़, इन स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ डिपेंड करती है किसके ऊपर, डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ और द प्रोसेस बट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, आपसे मैंने ये कहना है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है आपने। आपके पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है और उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आपने चेंज करनी है। अब आप फ़र्ज़ कर लें 4 स्टूडेंट्स हैं और आपको ये कहा जाता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज करें। अब आपको पता है 2 तरीके तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है। आप उस पर वर्क भी कर सकते हैं, अच्छा, आप उसको हीट भी कर सकते हैं। अब हीट करने के भी बहुत से तरीके हैं। मान लें कि आप चारों को मैं ये कहता हूँ कि आपने सिस्टम की, कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसकी आपने क्या करनी है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करना है हीटिंग के थ्रू। अब देखें, हीटिंग से आप बेशक उसको अवन में रख के हीट करें, चूल्हे पे चढ़ाएं, धूप में रख दें, अल्टीमेटली हमने टेम्परेचर ही इंक्रीज़ करना है ना। तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही इनकी वैल्यूज़ के हम इनकी वैल्यूज़ में चेंज कैसे लेके आ रहे हैं, पाथ या प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही इनकी वैल्यू, बल्कि ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, थर्मोडायनामिक स्टेट या किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए जस्ट इनकी इनिशियल वैल्यू क्या थी और फाइनल वैल्यू क्या थी, ये चीज़ मैटर करती है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि इनकी वैल्यू में चेंज आया कैसे है। अब जैसे इसी एग्जांपल को आप समझें कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी को कम करना है। अब कम करने के लिए आप, कोई स्टूडेंट ये होगा कि जो है उसको ठंडे पानी में रख देगा, उससे भी ज़रा टेम्परेचर कम होता है। कोई रात को बाहर रख दे, उससे भी टेम्परेचर कम होगा। कोई रेफ्रिजरेटर में रख दे, उससे भी टेम्परेचर कम होगा। तो अल्टीमेटली इन थर्मोडायनामिकल जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको जो है वो इंटरनल एनर्जी का बताया, अभी मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बता रहा हूँ। तो टेम्परेचर चेंज करना हो तो आपकी मर्ज़ी है कि कौन से प्रोसेस से चेंज कर रहे हैं। सिर्फ प्रोसेस के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, प्रोसेस जो भी होगा चेंज ये होगा ही होगा। सिर्फ क्या होगा कि इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या है किसी थर्मोडायनामिक स्टेट को बताने के लिए, ये चीज़ ज़रूरी है। बात समझ में आ गई। तो मैक्रोस्कोपिकली अगली बात कि मैक्रोस्कोपिकली टू सिस्टम्स हैविंग द सेम स्टेट आर नॉट माइक्रोस्कोपिकली इन द सेम स्टेट। कि अगर 2 सिस्टम्स है आपके पास और वो मैक्रोस्कोपिकली सेम स्टेट के ऊपर हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो माइक्रोस्कोपिकली भी सेम स्टेट के ऊपर मौजूद हों। 2 systems will have same internal energy but their translational, vibrational and rotational kinetic energy will be different। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि होमोजीनियस सिस्टम के लिए आपके पास जस्ट 3 वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये इनफ होते हैं सिस्टम की स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए। और यही जो आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं, इनको आपस में रिलेट करती है जी जनरल गैस इक्वेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, PV = nRT, या इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन में, अब आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। यानी कि इन थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट, कंसिक्वेंटली इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ यानी कि प्रोसेस, बट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे यहाँ पे मैं जस्ट इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखें कि यहाँ पे हमारे पास इस एक्स एक्सिस की तरफ वॉल्यूम्स की वैल्यू ले रखी हैं और वाई एक्सिस की तरफ हमारे पास प्रेशर की वैल्यूज़ ले रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकुलर पॉइंट है कि कोई भी थर्मोडायनामिक स्टेट है, उसका वॉल्यूम है V1 और इस पॉइंट के ऊपर इसका प्रेशर है जी P1 और इस वक्त इसका टेम्परेचर है T1। अब हमने
इस सिस्टम की स्टेट को चेंज करना है। सिस्टम की स्टेट को चेंज करने से मुराद ये है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यूज़ को चेंज करना है। अब वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए ऑप्शन आपके पास बेशुमार मौजूद हैं, आप मर्ज़ी जो भी प्रोसेस करें। हमने सिस्टम की स्टेट में चेंज लानी है, ठीक है। अब सिस्टम की स्टेट में चेंज चाहे आप C1 प्रोसेस के थ्रू लाएं या C2 प्रोसेस के थ्रू लाएं, सिस्टम अल्टीमेटली इस फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में पहुंचेगा। अब चाहे वो चेंज इसमें C1 पाथ या प्रोसेस के थ्रू लाई गई है या C2 पाथ या प्रोसेस के थ्रू लाई गई है, अल्टीमेटली दोनों प्रोसेसेस के बाद हमारे पास इसका प्रेशर जो है वो चेंज होकर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो जाएगा और टेम्परेचर चेंज होकर T2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो यही चीज़ उसने लिखी हुई है कि कंसीडर अ सिस्टम विच अंडरगोज अ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज फ्राम P1 and V1 to P2 and V2 respectively, regardless of the process by which the system changes from initial to final state. The change in internal energy is same and is independent of path C1 and C2, and it depends upon the temperature difference between the two points. कि इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर क्या था T1 और इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर क्या था T2। ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि ये टेम्परेचर में चेंज C1 के थ्रू लाया गया है या C2 के थ्रू लाया गया है। बात समझ में आ गई है? तो आई गेस ये बात आपको क्लियर होगी। तो इसमें हमने जो मेनली बातें देखी हैं वो क्या है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। काइनेटिक किस वजह से होती है ये चीज़ याद रखिएगा, पोटेंशियल किस वजह से होती है ये चीज़ें याद रखिएगा। नंबर 2, तो इंटरनल एनर्जी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद इंटरनल एनर्जी और हीट में क्या डिफरेंस है ये मेन पॉइंट है। उसके अलावा हमने जो बात डिस्कस की मोनोएटॉमिक गैस और आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जीज़ कैसे फाइंड आउट होती हैं ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर हमने क्या डिस्कस किया था इसी में साथ कि ये जो कुछ कांस्टेंट थे लाइक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह, इसके साइन कन्वेंशंस, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। एंड लास्टली फिर हमने थर्मोडायनामिकल स्टेट और थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स की बात की है। इन चीज़ों को ध्यान से याद रखिएगा। तो आई गेस कि ये लेक्चर आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो आइडियल गैस और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।